हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश। तो दक्षिण भारत के राजवंश में क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। इसके पहले क्या हो चुका है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था उसके बारे में। लास्ट टॉपिक था हमारा पाल, गुर्जर प्रतिहार, सोलंकी राजवंश के बारे में। मैंने बताया था पाल और गुर्जर प्रतिहार और तीसरा वंश था जो राष्ट्रकूट, इनके बीच में होगा कन्नौज पे जो था शासन उसको लेके होगा इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष। तो दो इसके जो कैरेक्टर थे वो आप लोग पढ़ चुके हो, तीसरा राष्ट्रकूट इस वीडियो में आप पढ़ोगे। सबसे पहला पल्लव वंश पढ़ोगे। एक्चुअली आता तो सबसे पहले संगम काल है। संगम काल 300 BC से 300 AD के बीच में आ जाता है। क्योंकि ये दक्षिण भारत के बारे में था तो मैंने इसको अलग रख लिया था। फिर आपके आ जाएंगे पल्लव वंश, इसके बाद आ जाएंगे आपके चोल वंश, फिर आ जाएंगे चालुक्य वंश हल्का सा। इतने ही मेन इंपॉर्टेंट शासक हैं। इनके राजवंश, वंशावली, युद्ध और क्या व्यवस्थाएं थी वो सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और इसके बाद दक्षिण भारत आपका ख़त्म, और इसी के साथ आपका क्या ख़त्म हो जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी। आपके दो टॉपिक मेनली बचेंगे, बौद्ध धर्म, उस पर आपके 1 से 2 वीडियो आएंगे, और जैन धर्म, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म कि आप UPSC तक भी जा रहे हो तो ये इससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। पहला वंश पल्लव वंश से शुरू किया है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। पल्लव वंश के बारे में जानते हैं। आप लोग को याद होगा कि हमारे मोदी जी गए थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे मोदी जी। कहाँ पे? मामल्लपुरम में, जिसको बोलते हैं महाबलीपुरम। तो ये साउथ में आपका तंजौर के तट पे है महाबलीपुरम। यहाँ पे जो मोदी जी देख रहे थे वो 7 पैगोडा, 7 मंदिर थे रथों के फॉर्म में, और बहुत ही बढ़िया साइट है, हेरिटेज साइट है। वहाँ पे मोदी जी गए थे तो उस साइट का इन्हीं से ही रिलेशन है। आगे आके आप देखोगे। इनके पहले शासक थे, पहले शक्तिशाली शासक कौन से हैं? महेंद्र वर्मन। इनका कार्यकाल क्या है? 610 से 640 AD। अब इनके बारे में कोई युद्ध वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करेंगे। इनके काल में शैलकृत मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहा जाता था? मंडप। शैलकृत मैं समझा चुका हूँ कि पहले से पत्थर रहेगा या चट्टान रहेगी, उसी को ये क्या करेंगे, खोद के या कुरेद के उसको एक मंदिर का रूप दे देंगे। तो ये शैलकृत मंदिरों का निर्माण होगा। दूसरा, मंदिरों में क्या होगा? स्तंभ युक्त कक्ष तथा मंडपों का निर्माण होगा। मंडप मतलब मंदिर, तो मंदिर जो होते थे वो स्तंभ युक्त होते थे, ऐसे स्तंभ भी रहते थे वहाँ पे, और ऐसे करके मंदिर वहाँ पे लोग कहीं सपाट छत वाले ऐसे बना देते थे। तो शैलकृत मंदिरों का निर्माण, जिसको मंडप कहा जाता था, और उसके अंदर स्तंभ युक्त कक्ष होते थे। तो महेंद्र वर्मन के बारे में यही इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, इसको बोला जाता था मामल्ल शैली, और महाबलीपुरम को क्या बोला जाता था? मामल्लपुरम। उसी से ही ड्राइव होके नाम बना है महाबलीपुरम। ठीक है। तो मामल्लपुरम, महाबलीपुरम में अधिकांश मंदिरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया है, नरसिंह वर्मन ने। इस शैली के रथ 7 पैगोडा कहलाते थे। रथ मतलब मंदिर, तो रथ के फॉर्म में मंदिर रहते थे और उनको क्या बोलते थे? 7 पैगोडा। ठीक। सबसे बड़ा रथ, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, सबसे बड़ा रथ कौन सा है? धर्मराज। और सबसे छोटा रथ जो है आपका वो है द्रौपदी रथ। तो ये महाभारत से रिलेटेड है। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम था, द्रौपदी को सब लोग जानते हैं कि वो इनकी बीवी थी। तो सबसे बड़ा रथ हो गया धर्मराज और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ। अगला फैक्ट है, नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार हराया था। पुलकेशिन द्वितीय किसको हराता है? हर्षवर्धन को, मतलब ये बहुत शक्तिशाली था। और इसको कौन हराएंगे? चालुक्य राजा नरसिंह वर्मन। ठीक है। तो नरसिंह वर्मन इसको हराएंगे। अगले पे आ जाते हैं राज सिंह वर्मन पे। राज सिंह वर्मन का कार्यकाल है 674 से 800 AD। सबसे लंबा कार्यकाल नहीं है, ये इनकी शैली है। जो ये शैली अपनाएंगे ना यहाँ पे मंदिरों की, वो यहाँ से चलेगी, राज सिंह वर्मन शैली। ठीक है। तो उस शैली का ये कार्यकाल है, राज सिंह वर्मन का नहीं है। आते हैं इनके काल में क्या हुआ? स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण हुआ। स्वतंत्र मंदिर हुए
स्वतंत्र मंदिर खुले में फिर पुनः निर्माण कराया, खुले में ईंट पत्थरों से स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण कराया, कोई चट्टान को काट के या गुफा के अंदर नहीं बने। इसके कुछ एग्जाम्पल, कांचीपुरम है, सबने नाम सुना होगा, साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये दो बहुत ही फेमस मंदिर हैं, इनका जिक्र होता है। तो इनका निर्माण राज सिंह बर्मन के काल में ही हुआ था। अब आखिरी राजा आ जाते हैं, नंदी बर्मन। इस शैली को बोला जाता है अपराजित शैली, ठीक है। तो नंदी बर्मन के बारे में क्या है, ये 800 से 900 AD के बीच में इस शैली का विकास हुआ है। यहाँ क्या होगा कि जब आखिरी शासक आते हैं ना, तो कोई भी शासन अपना सबसे शक्तिशाली होता है बीच में, जब लास्ट में धीमे धीमे ढलता जाता है तो आखिरी जो शासक होता है उसके काल में ढल जाता है। जब ढल जाता है तो फिर क्या होता है, दूसरे वंश का शासन आ जाएगा। तो जब ढल जाएगा तो अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, अशांति हो जाएगी, शासक शक्तिशाली नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, मंदिर जो हैं विशाल होंगे, भव्य होंगे, वो धीमे धीमे छोटे होने लगेंगे, भव्यता उनकी कम हो जाएगी। तो सेम यहाँ होगा, छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण होगा। और कांचीपुरम का मुक्तेश्वर और मतंगेश्वर 2 मंदिर इनके काल में बने हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा पल्लव वंश हो गया है। जो जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में फैक्ट थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला आते हैं संगम काल। संगम काल का कार्यकाल है 300 BC से 300 AD। BC मतलब ईसा पूर्व, ये है ईसवी। पांड्य शासक कहाँ थे आपके, दक्षिण में, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में, मदुरई वगैरह में पांड्य शासक थे। पांड्य शासकों के संरक्षण में तमिल कवियों की गोष्ठी का आयोजन हुआ। मतलब गोष्ठी मतलब तमिल कवियों की एक बैठक होती थी, जहाँ सब लोग आके एक बैठक में भाग लेते थे, जिसे संगम बोलते थे। इसमें रचित साहित्य को संगम साहित्य बोला जाता था, इसीलिए इस काल को भी संगम काल बोलते थे। परंपरा अनुसार 3 संगम की जानकारी मिलती है। ये आपका चाहे UPSC हो, ज्यों करते हो जैसे यहाँ पे फैक्ट दिए हैं वैसे ही UPSC में आते हैं। PCS तो समझ लो यहाँ से आएगा, तो PCS में तो इससे भी नॉर्मल फैक्ट आ जाते हैं, जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे। और उसके नीचे के हैं उनमें क्या होगा, फैक्ट पूछ लेंगे कि तृतीय संगीति का अध्यक्ष कौन था, कहाँ पे हुई थी, क्या है। तो सुन लो, प्रथम और द्वितीय संगीति इन दोनों के अध्यक्ष रहेंगे अगस्त्य ऋषि का नाम सुना होगा, जिन्होंने समुद्र को पी गए थे। तो हो सकता है ये इनका अनुमान लगाया कि ये वही थे, अगस्त्य ऋषि, ठीक है। तो अगस्त्य थे प्रथम और द्वितीय संगीति के। और जो प्रथम और आखिरी है वो दोनों का स्थान था मदुरई, जिसको इस टाइम मदुरई बोलते हैं, उस टाइम मदुरा बोलते थे, ठीक है। तो ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। प्रथम संगीति के अध्यक्ष अगस्त्य। कोई साहित्य संगीति से रिलेटेड उपलब्ध नहीं है, स्थान इसका क्या होगा, मदुरई। द्वितीय जो संगीत हुई, यहाँ पे भी अगस्त्य रहेंगे। यहाँ पे 2 ग्रंथ मेनली लिखे जाएंगे, तोलकप्पियम, जो किसने लिखा है, तोलकप्पियर ने, ठीक है। तोलकप्पियर द्वारा तोलकप्पियम लिखा जाएगा, जो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलेगा आपको। 8 प्रकार के विवाहों के बारे में चर्चा होगी, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका। इसका स्थान बदल जाएगा, पहले और तीसरे का स्थान मदुरई रहेगा, इसका स्थान रहेगा कपाटपुरम, जो अलवई में था, ठीक है। तृतीय संगीति, इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। तो यहाँ पे आपके अध्यक्ष पर बदल गए, ठीक है। 2 प्रकार का साहित्य, अब यहाँ पे साहित्य के प्रकार बन गए। एक आपका आख्यानक, जो वीरता ग्रंथ, जिसको नहीं दिख रहा है यहाँ देख लो, आख्यानक था वीरता काव्य। और दूसरा था उपदेशात्मक का मतलब है नैतिक शिक्षा, नीति शास्त्र से रिलेटेड। तो 2 प्रकार के यहाँ पे ग्रंथ लिखे गए और इसका स्थान भी मदुरई था। अब आ जाते हैं और फैक्टों पे कि तृतीय संगीति हुई थी, उसमें किस किस पुस्तकों की रचना हुई है, डायरेक्ट आता है। तो कुरुल थिरुकुरल नामक ग्रंथ है, जिसको लिखा था थिरुवल्लुवर ने। थिरुवल्लुवर एक बहुत महान कवि थे। ये अगर मैं सही हूँ तो ये आपकी जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी कोई डालना, तो वहाँ पे जो समुद्र के बीचों बीच, क्योंकि इस स्थान पे मैं होके आया हूँ, जो समुद्र के बीचों बीच एक विवेकानंद जी का स्टैचू, एक चट्टान के ऊपर, और उसी के जस्ट पैरेलली एक बड़ी सी मूर्ति बनी है 100 या 110 फीट की। तो ये शायद इन्हीं की है, थिरुवल्लुवर की, ठीक है, ये कवि की। तो ये आप लोग देख के सर्च करके बताना कमेंट में क्या है। और अगला ग्रंथ है शिल्पाधिकारम मणिमेखलय जीवक चिंतामणि।
ये 3 ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ज्यों कहते हैं याद कर लेना, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। तृतीय संगीति में या तृतीय संगम में शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि, इन 3 ग्रंथों की रचना हुई थी। अगले उस पे आते हैं। अगला है आपका बादामी या बातापी के चालुक्य। बादामी कर्नाटका में आता है, उसी को बातापी भी बोलते हैं। यहाँ के चालुक्य वंश की, ये वैसे वंश तो बड़ा है, बहुत सारे काम हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, जो जानकारी है, फैक्ट्स मैं यहाँ पे देता हूँ, जानकारी देता हूँ, उसको रिलेट करके स्टोरी पूरी बता देता हूँ, वो चाहे प्री वाले हो मेंस वाले, तो आपका एक पूरा सा व्यू क्लियर हो जाता है। तो इनके बारे में बताता हूँ। पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय का नाम सबने सुना है, हर्षवर्धन को हराता है, रवि कीर्ति रहता है दरबारी कवि, एहोल अभिलेख उसी का है। लेकिन जो पुलकेशन प्रथम रहता है वो इसका संस्थापक रहता है। पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। चालुक्य शासन का अंत कौन करेंगे? राष्ट्रकूट। 750 या 730 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट आएंगे, जिसका मेन शासक रहेगा दंती बर्मन, और वो क्या करेगा? इनका अंत कर देगा। पट्टडकल, पट्टडकल जो है आपका, जिसने भी जो भी यूपीएससी वाला होगा उसको पता चलेगा कि जो पट्टडकल करके स्थान है कर्नाटका में है, और ये आपकी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में आता है। नागर शैली से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बहुत फेमस मंदिर हैं। तो ये किससे संबंधित है? पट्टडकल ऐहोल मंदिर बनाने की बेसर शैली मैंने बताया, नागर से उत्तर भारत में थी, बेसर आपके बीच के क्षेत्र में थी कर्नाटका तक, और जो आपकी द्रविड़ थी वो सबसे लास्ट में तमिलनाडु वगैरह में। चालुक्यों शासकों ने मंदिरों का निर्माण कराया। तो पट्टडकल के मंदिर बहुत फेमस हैं, बादामी के मंदिर भी बहुत फेमस हैं। आगे आते हैं। अगला वंश राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश सबको पता होगा कि ये वंश क्या था? एक मंदिर है, लोगों ने सुना होगा अजंता और एलोरा की गुफा का नाम सुना होगा। तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में एक भगवान कृष्ण का बहुत ही विशाल मंदिर है ना, और उसका नहीं, कृष्ण प्रथम ने कराया है उस मंदिर का निर्माण, और वो इतना भव्य विशाल मंदिर है, चट्टान को काट के बनाया गया है, और उसका संबंध किससे? राष्ट्रकूट वंश से, कृष्ण प्रथम से। तो वो अभी आएगा इसमें, ठीक है। अब नाम सुनते हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है, इनके शासक का नाम क्या था? दंती बर्मन। वो क्या थे? इस वंश के संस्थापक थे, दंती बर्मन। इनका शासनकाल क्या है? 750 से 1000 एडी के बीच में। कृष्ण प्रथम 756 एडी में आ जाएंगे। 756 एडी में क्या होगा? बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को ये क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। जिस चालुक्य वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी, उनके अस्तित्व को ही ये नष्ट कर देंगे और अपने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करेंगे। एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाशनाथ मंदिर, भगवान शिव का है ये मंदिर, और कृष्ण प्रथम इस मंदिर का निर्माण कराएंगे। अगले उस पर आ जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश के अगले शक्तिशाली शासक जो इम्पोर्टेंट हैं, उनका नाम है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक भी यही है। कविराज मार्ग नामक काव्य की रचना इन्होंने ही की है। महावीराचार, महावीराचार के बारे में लोगों ने सुना होगा। गणित सार संग्रह नामक बुक इन्होंने लिखी है, वो इनके दरबार में थे, मतलब बहुत बड़े गणितज्ञ थे महावीराचार, है ना, और वो अमोघवर्ष के दरबार में थे। अगले उस पर आते हैं। अब जो सबसे महान साम्राज्य आएगा उसका नाम है चोल वंश। अगर साउथ में दक्षिण भारतीय इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो आपके बनेंगे वो चोल वंश से, फिर पल्लव से बन जाते हैं, फिर संगम काल से बन जाते हैं। तो चोल वंश के बारे में जानते हैं। इस वंश का संस्थापक था विजयालय। हर वंश के बारे में देखो स्टार्टिंग ही होती है संस्थापक से, तो ये ध्यान रखना, छोटे एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग संस्थापक पूछ लेते हैं। राजधानी इनकी थी तंजौर, आज भी है, यहाँ पे भी मैं होके आया हूँ, तिरुचिरापल्ली के आसपास में ही पड़ती है तंजौर, NIT त्रिची के पास में है। इसके बारे में विजयालय ने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। जो विजयालय हैं आपके, इन्होंने क्या कराया? चोलेश्वर मंदिर का निर्माण। इनके काल में बहुत ही विशाल विशाल मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, तो विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। किसी कवि ने बोला है कि जो चोल थे शासक,
ये दैत्यों की तरह सोचते थे, दैत्यों की तरह सोचते थे, जौहरियों की तरह क्या करते थे, उस मंदिर के काम करते थे, मतलब मंदिर को जो कलाकृतियाँ उसमें दिखानी है वो जौहरियों की तरह तराशते थे। तो इनके बारे में बात करते हैं। प्रथम शासक जो इम्पोर्टेंट था वो थे राजराज प्रथम। कब से कब तक? 984 से 1014 AD तक। इनके देखो इस विजय, आज की डेट में अंडमान जो द्वीप समूह है वो अपने पास कैसे आया हो, कहाँ तक शासन था, वो यहाँ से आइडिया लगेगा। ठीक है, जिसके लिए चाइना आज भी ये सोचता है कि ये अंडमान द्वीप समूह अगर उसके पास होता तो उसका कितना बड़ा फायदा होता उसको। श्रीलंका पर आक्रमण कर इन्होंने क्या किया, इसको पराजित किया। श्रीलंका का जो उत्तरी श्रीलंका था उसकी राजधानी थी अनुराधापुर, उसको पराजित कर दिया था, अनुराधापुर को राजधानी बना दिया था। अभिलेखों से पता चलता है कि 12,000 द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। सोचो 600 से 650 द्वीप हैं अभी आपके अंडमान निकोबार में, इन्होंने 12,000 द्वीपों पे क्या किया था, कब्जा कर लिया था। लक्षद्वीप तथा मालदीव को भी इन्होंने ही जीता था। तो मालदीव जो आज की डेट में स्वतंत्र राज्य है वो किसके उसमें था, इनके काल में भारत का ही पार्ट था। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया था। एक स्थानीय स्वशासन पे ना अभी आगे चल के मैं एक मेंस का पूरा एक टॉपिक बनाऊंगा। स्थानीय स्वशासन पद्धति क्या थी, किस समिति के द्वारा यहाँ शासन होता था। 6 प्रकार की समितियाँ थीं, उद्यानों के लिए अलग थीं, इसके बाद तालाब के लिए अलग थीं, लोगों के नियम बनाने के लिए अलग समितियाँ थीं। तो उन सारी समितियों की बात करेंगे, किस प्रकार से चुनाव होता था, क्या स्थानीय शासन में और क्या काम था। और उस टाइम पे आज भी जो ग्राम पंचायतें उतनी मजबूत नहीं हैं, उस टाइम पे इतनी मजबूत कैसे होती थी, तो ये डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी तो जितना आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे फैक्ट यहाँ पे आ जाएंगे कि स्थानीय स्वशासन पद्धति सबसे फेमस चोल काल की थी। बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कौन कराएगा, यही कराएंगे। बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, अभी उसको 1000 साल हुए थे कुछ साल पहले। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम के बारे में जान लो। दूसरा शासक था, इन्हीं का पुत्र था। संपूर्ण श्रीलंका, मैंने बोला उन्होंने क्या जीता था, उत्तरी श्रीलंका को, ये पूरी श्रीलंका को जीत लेंगे और अपने राज्य में मिला लेंगे। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने किया था गंगैकोंड चोलपुरम, इसकी उपाधि ली थी। इसी नाम से गंगैकोंड चोलपुरम नाम से एक गांव भी बसाएंगे और गंगैकोंड चोलपुरम नाम से ही एक मंदिर का भी निर्माण कराएंगे। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में इतना ही कि ये क्या करेंगे, केवल श्रीलंका को नहीं, आगे चल के जावा, सुमात्रा, इन सब द्वीपों को भी ये जीत लेंगे और पूरी श्रीलंका को तो जीत ही लेंगे और गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि लेंगे। तो आपका यहाँ पे एंशियंट क्या होता है, समाप्त। एंशियंट हिस्ट्री आपकी हो गई है ख़त्म। अब किसी को लगता है कि उसके जो वो एग्ज़ाम देने जा रहा है कोई और टॉपिक आता है एंशियंट में, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन किसी को 1% भी लगता है, वो आके कमेंट में यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आके कमेंट में बोले। जैसे ही उस पर डिमांड आएगी हम उस पर एक वीडियो सेपरेटली दे देंगे। अब आपका केवल 2 चीज़ें बची हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये एंशियंट से रिलेटेड ही है, लेकिन इस पे क्या है, ये विस्तृत टॉपिक है तो इन पे पूरा डिटेल में बताएंगे क्या है। तो आप सबको धन्यवाद।